गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो स्टेप्स थी उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट स्टेप थी हमारी सिलेक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर जीन, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है उसकी हेल्प से हम कट लगाते हैं, डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड था हमारा सेकंड स्टेप थी वो थी इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिज़ायर जीन इनटू वेक्टर, ठीक है। वेक्टर्स जो होते हैं उनको डिज़ायर जीन के साथ इनकॉर्पोरेट करना, उनको लाइगेशन करना, ठीक है। उसके बाद देखो वेक्टर्स क्या होते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। तो देखो द वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स एंड रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल, ठीक है। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स जो होंगे वो भी डीएनए मॉलिक्यूल होंगे जो कि एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करते हैं और उसका कैरी करने के बाद उस फॉरेन डीएनए सेगमेंट को अंदर सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर उसका रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो वेक्टर्स में भी प्लाज्मिड, ए बैक्टीरियोफेज एंड कॉस्मिड, उसके अलावा ट्रांसपोजोन्स, ये सब भी वेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इट मस्ट रेप्लिकेट थ्रू ऑरिसाइट ओरिजिन। देखो ऑरिसाइट प्रेजेंट होता है जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वहाँ से ये जो वेक्टर होते हैं ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इट मस्ट कंटेन मार्कर जीन सच एज TETR फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड AMPR फॉर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। ये जो वेक्टर्स होते हैं इनमें क्या होता है, मार्कर जीन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक TETR जो कि टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस होगा, उसके अलावा AMPR प्रेजेंट होता है विच इज़ रेजिस्टेंस फॉर एम्पीसिलिन, ठीक है। अब उसके बाद ए यूनिक क्लीवेज साइट मस्ट बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द मार्कर जीन्स। इन मार्कर जीन्स जो होते हैं उनमें एक यूनिक क्लीवेज साइट भी प्रेजेंट होती है जहाँ से वो वेक्टर क्या करता है, क्लीव करता है, ठीक है। तो देखो वेक्टर क्या हो गए, डीएनए मॉलिक्यूल जो कि क्या करेंगे, एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करेंगे और उसका रेप्लिकेशन करेंगे इनसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट सेल के अंदर डीएनए को फॉरेन डीएनए को कैरी करेंगे और उसका रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। द बेस्ट नोन ऑफ दीज वेक्टर्स इज़ प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर जो है वो सबसे बेस्ट है। द लार्जेस्ट नंबर एग्जिस्ट फॉर इकोलाई। इकोलाई जो होता है ना उसमें ही सबसे ज़्यादा प्लाज्मिड वेक्टर्स जो होंगे वो होते हैं, ठीक है। इकोलाई इज़ द बेस्ट फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज द बायोकेमिकल रिएक्शन एंड डीएनए स्ट्रक्चर इज़ वेल नोन। इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसका बायोकेमिकल रिएक्शन और डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए बिल्कुल वेल नोन है, इसीलिए इकोलाई को ही यूज़ किया जाता है फॉर जीन क्लोनिंग, ठीक है। जीन क्लोनिंग के प्रोसेस में इकोलाई को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो भी उसकी बॉडी में होती है वो सब भी हमें पता है और उनका डीएनए का स्ट्रक्चर भी पता है, ठीक है। उसके बाद में जो इकोलाई होता है उसको हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय इफेक्टिव मेथड्स, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम इकोलाई को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो वेक्टर्स है उसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड कॉस्मिड्स के बारे में। फर्स्ट इज़ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, किस में प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड इज़ ए एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल और सर्कुलर डीएनए, ठीक है। एक तो क्या होता है क्रोमोजोमल, इस तरह से क्रोमोजोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, उसके अलावा बैक्टीरियल सेल में एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। दिस सर्कुलर डीएनए इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल विच इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, इट इज़ नोन एज प्लाज्मिड, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये जो प्लाज्मिड है इसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। रेप्लिकेशन होता है, उसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ ए कॉपीज़ इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें कई बार एक प्लाज्मिड भी हो सकता है, उसके अलावा बहुत सारे प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लाज्मिड्स कंटेन सफिशिएंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर देयर रेप्लिकेशन। देखो प्लाज्मिड जो है उसका डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होने के कारण इनमें क्या होता है, इनके पास सफिशिएंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके कारण ये अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है।
आगे देखो, प्लाज्मिड्स आर ऑफ मैनी टाइप्स लाइक F1 प्लाज्मिड, R प्लाज्मिड एंड कॉल प्लाज्मिड। ठीक है, F1 प्लाज्मिड होगा तो वो किसके लिए, कंजुगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। R प्लाज्मिड होगा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और जो कॉल प्लाज्मिड है विच इज़ प्रोड्यूस्ड कॉल्चिसिन प्रोटीन, ये क्या करता है, कॉल्चिसिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे डीएनए में रेप्लिकेशन होगा उसी तरह से प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो भी रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो प्लाज्मिड अगर सिंगल भी प्रेजेंट हो सकता है और मल्टीपल ऑफ प्लाज्मिड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड, अगर बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड सिंगल प्रेजेंट होगा तो उसका रेप्लिकेशन एंड आइसोलेशन बाय बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो देखो अगर प्लाज्मिड सिंगल प्रेजेंट है इन बैक्टीरियल सेल तो जो प्लाज्मिड है उसका रेप्लिकेशन और आइसोलेशन जो होगा वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के थ्रू होगा। लेकिन अगर मल्टीपल प्रेजेंट है तो उनका रेप्लिकेशन जो होगा वो फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फास्ट हो जाएगा फ्रॉम क्रोमोसोम। ठीक है, मींस अगर ये बहुत सारे प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका जो रेप्लिकेशन होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोमल फ्री होता है और उसके अलावा फास्ट होता है। ठीक है, सेकेंड इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो होता है, देखो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट एंड लाइज द बैक्टीरिया। वो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल आफ्टर इंजेक्टिंग देयर जेनेटिक मटीरियल डीएनए और आरएनए एंड किल देम। बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटीरियल या तो डीएनए या तो आरएनए, ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी इंजेक्ट करेगा और उसके बाद में उसको जो बैक्टीरिया है उसको किल कर देगा। ठीक है, तो देखो ये जो बैक्टीरियोफेज होता है इसकी 2 फेजेस होती है, वन इज़ लाइटिक एंड सेकेंड इज़ लाइसोजेनिक फेज। फर्स्ट इज़ लाइटिक फेज। लाइटिक फेज में देखो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो क्या करेगा, लाइसिस द इन्फेक्टेड सेल। जिस भी सेल के अंदर या जिस भी बैक्टीरियल सेल के अंदर ये वायरस जो होगा वो अगर उस बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा तो वहाँ पर वो क्या करेगा, लाइसिस कर देगा उस इन्फेक्टेड सेल की। ठीक है, अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरस गया इट मीन्स वो इन्फेक्टेड हो गई और इन्फेक्ट होने के बाद में इन्फेक्शन जब वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में वो बैक्टीरियोफेज उस सेल की लाइसिस कर देता है और यही फेज़ क्या होती है, लाइटिक फेज़ होती है। ठीक है, लाइटिक फेज़ में क्या होगा, वायरल डीएनए रेप्लिकेट करेगा एंड एक्सप्रेस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। वायरल डीएनए जो कि इंजेक्ट हुआ है वो वहाँ पर रेप्लिकेट करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ को फॉर्म करेगा और उसके बाद में बैक्टीरियल सेल की लाइसिस के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड है लाइसोजेनिक फेज़। लाइसोजेनिक फेज़ जो होता है उसमें देखो फेज़ पार्टिकल और बैक्टीरियोफेज ये क्या करेंगे, लाइसिस द होस्ट बैक्टीरियल सेल। ये या तो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर देंगे या फिर इंटीग्रेट विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम, या फिर वो बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम होता है उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये जो लाइसोजेनिक फेज़ है जिसमें कि फेज़ पार्टिकल्स इंटीग्रेट विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो देखो ये जो फेज़ पार्टिकल है जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे उसके बाद इनका रेप्लिकेशन होगा एंड दिस इज़ नोन एज प्रोफेज। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, प्रोफेज, जिसमें कि फेज़ पार्टिकल जो होते हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं और वहाँ पर उन फेज़ पार्टिकल्स का रेप्लिकेशन होता है एंड दिस इज़ नोन एज प्रोफेज। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो व्हेन प्रोफेज सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल देन इट कांट रेप्लिकेट बट एक्ट एज लाइटिक फेज। देखो प्रोफेज में क्या होता है, फेज पार्टिकल को बैक्टीरियल सेल के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं और उसके बाद उनका रेप्लिकेशन होता है। लेकिन जब इस प्रोफेज को हम सेपरेट कर देते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर रेप्लिकेशन भी नहीं होता और वो जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज है वो एक लाइटिक फेज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मैक्सिमम बैक्टीरियोफेज
जो होते हैं वो लैम्डा फेज और M13 फेज होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स यूज एज वेक्टर, लैम्डा फेज जो होता है उसको, लैम्डा फेज जो बैक्टीरियो फेज है उसको मैक्सिमम या वाइडली यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये जो लैम्डा फेज होते हैं ये क्या करते हैं, द फेज वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग ऑफ लार्ज DNA फ्रेगमेंट। ये क्या करते हैं, लार्ज DNA फ्रेगमेंट जो होता है उसकी क्लोनिंग करते हैं एंड देयर फॉर द जीन बैंक और जीनोमिक लाइब्रेरीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड। देखो जो लैम्डा फेज है वो क्या करेगा, लार्ज जो DNA फ्रेगमेंट होते हैं उनकी क्लोनिंग करेगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जीनोमिक लाइब्रेरीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 50 किलो बेस लेंथ ऑफ वाइल्ड टाइप, ठीक है। इसका जो वाइल्ड टाइप होता है उसकी 50 KB यानी 50 किलो बेस लेंथ होती है, ठीक है। इसकी जो फुल लेंथ होती है ना वो कभी भी लाइटिक साइकिल में यूज़ नहीं होती, ठीक है। मींस देखो अगर इतनी लेंथ है तो वो पूरी लेंथ माना कि ये 50 KB लेंथ है, ठीक है। ये पूरी लेंथ जो होती है वो लाइटिक फेज में यूज़ नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि बीच में ये जो मिड वाला सेगमेंट होता है ना इसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है या सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। मिड वाले सेगमेंट को हमने, ये क्या था, पूरा बैक्टीरियोफेज था, इसकी लेंथ थी 50 KB, जिसमें से हमने बीच वाले सेगमेंट को रिमूव कर लिया। अब ये जो बीच वाला सेगमेंट था यहाँ पर ये देखो इस तरह से बच गया। अब इसके बीच में यहाँ पर आकर क्या जुड़ता है, जो डोनर DNA होता है वो यहाँ पर जो बीच में जो प्लेस सेपरेट रह, ये वाला जो प्लेस सेपरेट करने के बाद जो प्लेस रह जाता है फ्री वैकेंट प्लेस, यहाँ पर आकर डोनर DNA आकर ज्वाइंट हो जाता है और ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होगा उसमें देखो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस, ये भी बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। कंप्लीट क्या था, ये बैक्टीरियो वायरस था, सॉरी बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, बीच में डोनर DNA हो जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट वायरस DNA, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट कैसे कि यहाँ पर जो डोनर DNA है वो आकर जुड़ गया, रिकम्बाइन हो गया ये स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट वायरस DNA का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। और ये जो वायरस DNA है या रिकॉम्बिनेंट वायरस DNA है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर इन्फेक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, जिसके बाद अपनी मल्टीपल कॉपीज़ का फॉर्मेशन करता है या फिर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट है, थर्ड इज कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या होते हैं, इसमें देखो कॉसाइड प्लस प्लाज्मिड, कॉसाइड जो होगी वो बैक्टीरियोफेज की होती है, कॉसाइड प्लस प्लाज्मिड ये दोनों मिलकर कॉस्मिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मींस कॉस्मिड इज ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन विच बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज वायरस इज DNA इंटीग्रेट। देखो इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है कॉस्मिड, जिसमें क्या होगा, बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड है वो और बैक्टीरियोफेज वायरस इन दोनों का DNA इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो वो किसका, कॉस्मिड का फॉर्मेशन करेंगे। कॉस्मिड में बैक्टीरियल प्लाज्मिड प्लस लैम्डा DNA का इंटीग्रेशन होता है। कॉस्मिड इज ऑल्सो सर्कुलर DNA विच रेप्लिकेट सेम एज प्लाज्मिड, ठीक है। ये जो कॉस्मिड है ये क्या करेंगे, सर्कुलर DNA होता है और प्लाज्मिड की जैसे ही रेप्लिकेट करता है। कॉस्मिड डेवलप्स बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, और ये जो कॉस्मिड्स होते हैं इनका डेवलपमेंट किससे होता है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से होता है, ठीक है। और ये जो कॉस्मिड्स होते हैं ये 45 बेस पेयर लेंथ के जो DNA सेगमेंट होते हैं उनका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कंप्लीट पढ़ा वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होंगे, प्लाज्मिड, उसके अलावा बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड। प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज जो होगा वो क्या करेगा, वायरस को, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और कॉस्मिड जो होता है उसमें वो बैक्टीरियोफेज भी प्रेजेंट होता है और प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों का प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज वायरस के इंटीग्रेशन से कॉस्मिड का फॉर्मेशन होता है। कॉस्मिड भी सर्कुलर होते हैं, ठीक है।